पाथ टू सक्सेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। छोटे शहर में रहना क्या होता है वो मैंने सिर्फ वहाँ रह के ही रियलाइज किया। वो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती थी जब तक मेरा भाई पैदा नहीं। आज का जो यूथ है वो समझे कि भ्रूण हत्या कितनी घातक सी चीज है जो हमारे समाज पे एक बड़ा सा कलंक है। जो युवा हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगी ऐसे पॉइंट पर? अपनी अगर अच्छी क्वालिफिकेशन आप अपने देश के लिए अगर इस्तेमाल करें तो आपके साथ साथ आपका देश भी तरक्की करेगा। ऐसे ही नहीं महिलाओं को देवी के साथ कंपेयर किया जाता। तो ऑथेंटिसिटी और ऑनेस्टी आपकी लैंग्वेज में या आपकी वाणी में तभी आती है जब आपने काम किया हो। आपके लिए इस शब्द का क्या मायने है? मुझे लगता है सशक्तिकरण, एक सशक्त नारी वही है जो और लोगों को सशक्त कर सके। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल, जो कि एक महिला चिकित्सक हैं, समाज सेविका हैं और एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा भी हैं। तो उनकी जो यात्रा है बहुत ही खूबसूरत यात्रा है और बहुत ही डायनेमिक यात्रा है। आज उसके साथ हम जुड़ेंगे इस पॉडकास्ट में। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी डॉक्टर राखी, हमने ये सुना है कि जो गंगा है वो पहाड़ों से नीचे की तरफ आती है और एक सीधी दिशा में गंगा बहती है। लेकिन आपकी शिक्षा दीक्षा बेंगलोर में हुई, पढ़े लिखे आप बाहर, बहुत अच्छे तरीके से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और फिर जाकर के एक छोटी सी जगह में जाकर के, बिजनौर नजीबाबाद की जगह में जाकर के आपने एज ए महिला चिकित्सक अपनी शुरुआत की आपने। तो ये क्या इसके पीछे कहानी थी? वैसे तो उस समय कोई कहानी नहीं थी। मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ और मेरी शादी हुई तो मुझे बिजनौर जाना पड़ा। नजीबाबाद जैसे छोटे शहर का मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। मुझे लगता था ज्यादा से ज्यादा कितना छोटा होगा, चंडीगढ़ जैसा होगा। तो कुछ पता नहीं था। जैसे उस समय जब मैं 20-25 साल पहले की बात कर रही हूँ, 26 ईयर्स हो गए मेरे मैरिज को। तो जब मैं वहां गई तब मैंने रियलाइज किया कि एक छोटे शहर कि जो उस समय परेशानियां थी या उस समय जो छोटे शहर में रहना क्या होता है वो मैंने सिर्फ वहां रह के ही रियलाइज किया। लेकिन उस समय मुझे जो लगता था कि ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं दिल्ली में पली बड़ी, बैंगलोर से स्टडी किया, यूएसए में शादी का ऑफर आने के बाद मैं जाकर दिल्ली में रहने की बजाय नजीबाबाद चली गई। लेकिन आज मेरा सोचना बहुत अलग है क्योंकि जो मौके मुझे नजीबाबाद में मिले शायद वो दिल्ली में कभी नहीं मिल सकते थे। आज मैं ये सोचती हूँ कि वो मेरा घर है और मैं बहुत खुश हूँ वहां पर और कभी भी वापस आने की सोचती नहीं। हालांकि इसमें बहुत सारे इयर्स ऑफ स्ट्रगल है लेकिन फिर भी ये परिवर्तन आया है और मैं ये मानती हूँ कि जो मेरी ये जर्नी रही है बहुत ही खूबसूरत रही है। इससे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। जी डॉक्टर राखी, कुछ हमने सवाल भी आपके लिए तैयार किए हैं क्योंकि आपकी यात्रा को हमें अपने दर्शकों को बताना भी है। तो एक मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि करियर के शुरुआती दौर में आपने भ्रूण हत्या के लिए बहुत काम किया कि उसके खिलाफ आपने संघर्ष किया और इस गहरे सामाजिक मुद्दे को बदलने में आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो क्या था आखिर आपने भ्रूण हत्या को, क्या वजह थी इसके पीछे चुनने की? एक तो ये कि मेरे में शुरू से नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज रही हैं। मैं 3 बहनें थी हम और उसके बाद एक भाई। तो जो मेरी परवरिश हुई वो यही सोचकर हुई, मेरी दादी ने जिस प्रकार से मेरी बहुत अच्छी परवरिश की मैं कहती हूँ, लेकिन उनके दिमाग में भी यही धारणा थी कि कहीं ना कहीं बेटियां जो हैं बेटों से कम हैं। अच्छा। तो वो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती थी जब तक मेरा भाई पैदा नहीं हुआ। तो मैं इस विचारधारा को देखते हुए बड़ी हुई। तो मेरे अंदर हमेशा एक रेबिलियन सा आया कि ऐसा क्यों है कि लड़कियों का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ जाता जब तक उनका भाई ना हो। ऐसा क्यों है, लड़कियां भाई या इसके बगैर अधूरी हैं। तो भ्रूण हत्या का जब मैं सुनती थी, मैं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की शायद सबसे पहली महिला चिकित्सक हूँ जिसने वहां अल्ट्रासाउंड करने शुरू किए। अच्छा। तो उन दिनों आपको पता होगा कि 2002 की बात है कि भ्रूण हत्या को और अल्ट्रासाउंड को बहुत जोड़ा जाता था। तो नेचुरल रिबेलियन तो मेरे अंदर था। ये भ्रूण हत्या से तो मुझे खास नफरत थी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं हमेशा यही साबित करना रहता था कि लड़कियां किसी मायने में लड़कों से कम नहीं है। तो एक तो वो कारण था। दूसरा कि मैं अल्ट्रासाउंड करती थी और अल्ट्रासाउंड को बहुत मलाइन किया जाता था कि ये भ्रूण हत्या ही करते हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, और डॉक्टर्स को बहुत बदनाम किया जाता था।
तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी था कि मैं डॉक्टर्स की एक छवि को सुधारूं इस तरीके से। तो मैंने भ्रूण हत्या के लिए एक 2016 में एक गाना बनाया था, भ्रूण हत्या रुकवानी होगी, जो कि यूट्यूब पे डाला, जिसको मैंने और मेरे बेटे ने ही गाया था। और उसमें हमने कलाकृतियों के माध्यम से कुछ इस तरह से दर्शाया कि क्यों भ्रूण हत्या करना एक संगीन जुर्म तो है ही है, एक समाज के लिए भी एक अच्छी चीज नहीं है। तो वो गाना काफी पॉपुलर हुआ, और उसके पहले भी मैं कई सारे स्कूल कॉलेजेस में जाकर बार बार ये दहेज प्रथा जो थी उसके खिलाफ और मोटिवेशनल लेक्चर्स देती थी, कि जिससे कि आज की जो जनरेशन है, आज का जो यूथ है, वो समझे कि भ्रूण हत्या कितनी घातक सी चीज है, जो हमारे समाज पे एक बड़ा सा कलंक है, वो कैसे मिटाया जा सके। और यूथ को ही नॉलेज देके ये चीज ठीक हो सकती थी। और मेरा लक्ष्य था कि हम भ्रूण हत्या को इतिहास बना देंगे। और आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या काफी हद तक इतिहास बनती जा रही है। कोई आपने ये क्वेश्चन बड़ी दिन बाद मेरे से पूछा, बहुत टाइम से लोग इस बारे में मेरे से क्वेश्चन ही नहीं करते कि क्या आपने उसके ऊपर भी काम किया हुआ है। जी, तो नजीबाबाद में जब शुरुआत में आपने जब इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, तो कुछ चुनौतियां भी सामने आई होंगी, कुछ लोग आए भी होंगे विरोध में कि भाई आप ये क्या कर रही हैं? 2008 में हमारी एक अल्ट्रासाउंड की टीम आई थी दिल्ली से, जिनके साथ हमने सबसे पहला प्रोग्राम किया था। आप जो कह रहे हैं कि चैलेंजेस आए, मुझे लगता है कि लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। लोगों को भी ये लगता था कहीं ना कहीं कि बेटियां किसी मामले में कम नहीं है, लेकिन लोग बाहर आके बोलते नहीं थे। सिर्फ मैंने उस चीज को एक आवाज दी कि भ्रूण हत्या हो रही है और हमें उसे रोकना है। अदरवाइज इसको लोग समझते थे कि ये चीज सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी थी। किसी के 3 लड़कियां हैं, तो वो चाहता था कि भाई मेरा चौथा लड़का हो जाए। एक तरह से उनकी भी बात सही है, क्योंकि वो अपनी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं इस देश के लिए, 3 बेटियां दे चुके हैं इस देश को। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अंदर से जानते थे कि ये करना एक घिनौना पाप है, सिर्फ जुर्म ही नहीं है, पाप भी है। तो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे बहुत सहारा दिया, बहुत इंकरेज किया। और मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना ये जो मैसेज है दूर दूर तक फैला सकूं। मेरे को प्रशासन ने बड़ा सपोर्ट किया, और प्रशासन के सपोर्ट में उन दिनों हमारे एक सीडीओ होते थे प्रवीण मिश्रा जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने जगह जगह जाके जो जो अल्ट्रासाउंड्स थे उनकी छोटी छोटी चीजें भी निकाल के वो देखी। उस समय हरियाणा की टीम बहुत एक्टिव थी, उन्होंने आके छापे डाले बहुत से उसमें। और मेरा ये रहता था कि मैं उसको अपने सोशल मीडिया पे पब्लिसाइज करूं, ताकि और लोग भी इस तरह की चीजों से डरें। तो कुछ डर बना के प्रशासन ने और कुछ जागरूकता करके हम लोगों ने कोशिश मिलकर कोशिश की कि हम इस भ्रूण हत्या के अभिशाप को अपने समाज से हटा सकें। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि आपने एक सेंसिटिव एनवायरनमेंट अपने आसपास आपने बनाया, जागरूकता फैला करके कि बेटियां भी कम नहीं हैं, और वो चिंगारी आपके अंदर थी ही, जैसा कि आपने बताया। और इसका असर कुछ सालों बाद बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में दिखा भी। वहाँ की लड़के बनस्पत लड़कियों की रेशो इम्प्रूव भी हुई। तो ये नहीं है कि हमारे सारे एफर्ट्स फ्यूटाइल गए, तो काफी एफर्ट्स ने हमारे रंग भी दिखाया। बिल्कुल। थोड़ी सी बात जो है, बात स्त्री समानता की भी बात होती है, लैंगिक समानता की और सशक्तिकरण की भी बात होती है। तो मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहती हूँ कि लड़कियों की जो प्रतिभा को कैसे आपने प्रोत्साहित किया, क्योंकि आसपास भ्रूण हत्या तो हो गया, लेकिन आसपास के गांव के, देहात के, कस्बे की लड़कियां भी आपके आसपास मुझे लगता है कि रही होंगी, कि जब थोड़ा सा सामाजिक दायरा व्यक्ति का बढ़ता है और सोच इस तरह की होती है, तो लोग जुड़ना भी चाहते हैं और उनसे उम्मीद भरी निगाहों से भी देखते हैं। तो कैसे प्रोत्साहित आपने किया? मुझे बहुत आसान था, क्योंकि मैं महिला चिकित्सक थी। मेरे पास हर तरह की महिला आती थी, चाहे वो बेटी के रूप में आए, चाहे मदर के रूप में आए, चाहे दादी के रूप में आए। तो हर तरह की महिला से मेरा किसी न किसी तरह से राब्ता था। तो मुझे पता लगता रहता था। मैं ये सोचती थी कि मैं जिस बचपन को जी हूँ दिल्ली में, और यहाँ अब मैं जिस उम्र में हूँ, और मैं यहाँ देखती थी कि ये लोग तो इतने पिछड़े हुए हैं कि मैं अपने बचपन में भी इतनी पिछड़ी हुई नहीं थी। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि ये जगह है जहां मेरी चीजों की जरूरत है, जहां मेरी वैल्यू है। बीच में एक समय ऐसा आया था, क्योंकि नजीबाबाद एक छोटी जगह थी, बच्चों की एजुकेशन की वजह से मैं नजीबाबाद से निकलकर देहरादून, दिल्ली एक 2 साल आ गई थी, और काफी स्ट्रगल किया मैंने कि मैं शायद दोबारा से अपना करियर वहां शुरू कर सकूं। लेकिन मेरे वापस जाने का जो श्रेय है वो सब मेरे पेशेंट्स को जाता है। मेरी जो पेशेंट्स थी वो यहाँ तक आ जाते थे मुझे दिखाने। तो जब मुझे ये लगा कि इस जगह से मुझे इतना प्यार मिल रहा है, तो यहाँ की जो महिलाएं हैं
इनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं वहां रह के एक महिला चिकित्सक बन के रह जाती, पर यहाँ पे मैं एक सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहती हूँ। तो मैंने महिलाओं की आत्मनिर्भरता के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। मुझे लगा कि मैं ये डिसीजन ले पाई दिल्ली जाने का या कहीं, क्योंकि मैं आत्मनिर्भर थी, मैं अपने निर्णय खुद ले सकती थी। तो ऐसे ही क्यों ना हर महिला को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसे आत्मसम्मान दिया जाए, और ताकि वो अपने निर्णय खुद ले सके। तो वो एक धारणा मेरे अंदर रही, और मैंने जो अपने कार्य उसके बाद करने शुरू किए, वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से ही जुड़े रहे। बहुत सुंदर। डॉक्टर राखी, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि आज बहुत सारे ऐसे युवा हैं देश में कि जिनके पास अच्छी एजुकेशन है, वो जैसी अच्छी एजुकेशन होती है तो उनको एक अच्छा बड़ा पैकेज चाहिए और वो सीधे अमेरिका और बाहर यूरोप और उस तरफ रुख कर देते हैं। देश की तरफ जो है हमारे युवाओं का रुझान बहुत कम है। आज से 20-22 साल पहले, 24 साल पहले आपने ये सिद्ध किया, और जहाँ पे मुझे लगता है कि उस समय पे सिचुएशन इतनी फेवरेबल शायद नहीं रही होंगी आपको। जैसे कि एक कल्चर शॉक लगना और एक सामाजिक जो दायरा जो है आपका एक सिमट गया। तो जो युवा हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगी ऐसे पॉइंट पर कि उनको भी ऐसे आगे आएँ, वो भी अपने देश के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में कुछ करने की उनके मन के अंदर भी हो, क्योंकि कहीं न कहीं एक डर होता है कि हम वहाँ जाकर के कहीं फँस तो नहीं जाएँगे। देखिए, ये चीज़ तो है, शायद जब मैंने भी अपना करियर शुरू किया था, मेरे में इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि मैं ये समझ सकूँ। मैं देश के बारे में नहीं, पहले अपने बारे में सोचती थी। आज मैं देश के बारे में सोचती हूँ, फिर अपने बारे में सोचती हूँ, और कोलैटरल देश के बारे में सोचने से कोलैटरल बेनिफिट मेरा ही है, क्योंकि मेरी आने वाली जनरेशन मेरे देश में ही रहना चाहती है, तो उसका भी बेनिफिट है। अगर देखा जाए तो युवा हमेशा यही सोचता है कि बाहर अच्छे पैकेज मिल जाएंगे, पर अपनी मातृभूमि को अगर आप सेवा कर सकते हैं, या अपनी मातृभूमि के अंदर जिस तरह की एक लग्जूरियस जीवन आप जी सकते हैं, अपनी अगर अच्छी क्वालिफिकेशन आप अपने देश के लिए अगर इस्तेमाल करें, तो आपके साथ साथ आपका देश भी तरक्की करेगा। अगर ये धारणा युवाओं को आज समझ आ जाए, और हमारे युवा नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, स्टार्टअप्स करने वाले बने, तो मुझे लगता है कि हमारे देश की छवि बदल जाएगी, और बदल रही है। क्योंकि बहुत से युवा है, मेरा बेटा है, जैसे मैं उसको छोटी छोटी बातें कहती हूँ कि तुम फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कर लो, कह रहे इनको मैं हायर करूंगा मम्मी, मेरे लिए छोटी बात मत किया करो, मैं अपना स्टार्टअप करूंगा। और मैं उससे बोलती हूँ चलो तुम बाहर पढ़ो, और नजीबाबाद छोटी सी जगह है, तुम बाहर सेटल हो सकते हो, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो कहते नहीं, मैं अपने देश में आके अपने देश को ही ऐसा बनाना चाहता हूँ कि लोग जैसे पहले लंदन, अमेरिका और ये सब देश दिखते थे, मैं चाहता हूँ तो लोग देखें कि हम इंडिया में रहना चाहते हैं। तो मेरे बच्चों की जब ऐसी सोच है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा उस डायरेक्शन में काम तो रहा ही होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मोदी जी की सोच को हमारी यंग जनरेशन शायद साकार करने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सुंदर। थोड़ा-सा मैं लौटता हूँ फिर दोबारा जो स्त्री सशक्तिकरण की जो बात हम कर रहे थे कि क्या आपके पास ऐसी कोई कहानी है, कुछ साझा करना चाहें कि जहाँ आपके प्रयासों से किसी की सोच या जीवन में उस समय पे कोई बदलाव हुआ हो, ऐसी कोई कहानी आपके साथ? कई सारी शादियां टूटने से बच गई। अच्छा, क्योंकि कई सारी लड़कियां जो मेरे पास डिलीवरी के लिए आती थी, किसी ना किसी लड़की हो गई तो हस्बैंड ने छोड़ दिया। अब मेरा एक काम ये भी रहता था, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो शायद मुझे लगता है कि आज जो मेरी अच्छी प्रैक्टिस का श्रेय मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी जाता है। बहुत से डॉक्टर्स होते हैं जो काम अच्छा करते हैं, जी, मैं अपनी बात समझा ही नहीं पाती थी। मुझे अच्छा भी लगता था कि मैं किसी तरह काउंसिल करके, अगर इनका घर टूट रहा है, अगर मेरी वजह से कुछ हो सकता है, कुछ महिलाओं के साथ जैसे जिनके बच्चे नहीं होते, उन्हें बांझ कहलाया जाता है, तो बहुत सी महिलाएं ऐसी है जिनके हमारे इलाज से बच्चा ठहरा, तो उन्होंने अपनी फैमिली में सभी में सम्मान पाया। जिसका नहीं भी ठहरा तो हमारी कोशिश रहती है कि हम काउंसलिंग करके लोगों को समझाएं कि आज जमाना बदल चुका है, महिला को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। आज वो भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है, घर को सपोर्ट कर रही है, बच्चों को सपोर्ट कर रही है। बल्कि जैसे मैं कहती हूँ देवी माँ के अष्ट हाथ हैं, वैसे ही महिलाओं की अष्ट काम है। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि ऐसे ही नहीं महिलाओं को देवी के साथ
कंपेयर किया जाता। तभी तो मल्टीटास्कर कहा गया है हाँ, महिलाओं को। और कई लड़कियां हैं जो मेरे जैसा बनना चाहती हैं, मुझे आके मेरी ओपीडी में मिलती हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा खूबसूरत बात आपने कही। डॉक्टर राखी कि बहुत सारे लोग हमारे देश के अंदर जैसे भाषण देते रहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, ये करना, मतलब ये काफी उपदेश और भाषण बहुत चलते हैं। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जब कोई युवा कुछ करता है, उसका एक्शन अपने आप जो है बोलता है, जैसे बोलते हैं योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। करेक्ट। तो कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व से भी बहुत सारी बच्चियाँ प्रभावित हुई होंगी देख करके? देखिए, मुझे लगता है कि ऑथेंटिसिटी और ऑनेस्टी आपकी लैंग्वेज में या आपकी वाणी में तभी आती है जब आपने काम किया हो। अगर आप सिर्फ ऊपरी भाषण देते रहे तो आप उस तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं लगेंगे। तो बहुत सी बच्चियां हैं जो मेरे पास आती हैं कि मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, जैसे आपके लाइव में देखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं एक 50 साल की औरत हूँ और ये 15-15 साल की लड़कियां क्या इम्प्रेस हो रही हैं मेरे वो देखकर, लेकिन वो रिलेट करती हैं। अभी परसों ही मेरे पास एक लड़की आई थी कि मैं आपका कोई भी लाइव नहीं छोड़ती, चाहे कोई भी वीडियो नहीं छोड़ती, सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करती हूँ। तो उनकी मदर्स का तो मुझे समझ में आता है, लेकिन बहुत यंग लड़कियां भी जब मुझे फॉलो करती हैं और मैं आपकी तरह ही डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं यहीं नजीबाबाद में रह के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इन्वायरमेंट में तो मुझे बहुत लगता है कि इन्वायरमेंट के उससे मैं बहुत सारे युवाओं को प्रेरित करूं। पर जब वो होते हैं तो एक तब लगता है कि आपको कोई भी अवार्ड या रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है। यही इन बच्चों की जो आंखों में आप देख रहे हैं ना, वो अपने लिए प्यार, उससे बड़ा अवार्ड मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। उससे बड़ा अवार्ड और रिवॉर्ड कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया। तो थोड़ी सी बदलावकर्ता की भूमिका में तो आप हैं ही। तो अगला सवाल जो कुछ तैयार किया आपने कि भाई आज के दौर में आप महिला सशक्तिकरण को किस रूप में देखती हैं और आपके काम करने का तरीका समय के साथ कैसे बदला है? मैं थोड़ा-सा और क्लियर कर दूं कि सशक्तिकरण के नाम पे बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि शायद आधुनिक होना ही सशक्तिकरण की पहचान है। घर से बाहर निकल करके बहुत सारी महिलाएं निकलती हैं, अच्छा काम भी कर रही हैं, बट कहीं न कहीं इस शब्द को लेकर के थोड़ा-सा कन्फ्यूजन भी है। तो चूँकि आप इस तरह का जीवन आप जी रही हैं, आपने दिखाया भी है, किया भी है, सोचा भी है और आप उस माहौल के अंदर हैं भी। तो आपके लिए इस शब्द का क्या मायने है? मुझे लगता है सशक्तिकरण, एक सशक्त नारी वही है जो और लोगों को सशक्त कर सके। जैसे चाहे वो नारी हो या पुरुष हो या बच्चे हो, जैसे अष्ट हाथों की बात मैंने की कि मल्टीटास्कर हो, कि केवल अपनी फैमिली को ही ना देख पाए, अपने बाहर आसपास अपने समाज अपने देश को भी कुछ दे, आत्मनिर्भर हो, अपने निर्णय खुद ले, आत्मसम्मान से जीती हो। चाहे वो कोई मेरे पास बहुत सी एक लेडीज आती हैं। मजे की बात यह है कि आप जब छोटी जगह में रहते हो तो आपके पास एक कोई महलों में रहने वाले लोग भी आते हैं और बिल्कुल झोपड़ी में रहने वाले लोग भी आते हैं। तो हर तरह के लोगों से आपको सीखने को मिलता है, एक महिला चिकित्सक होने के नाते भी और एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते। तो एक लेडी है, जरीफन करके आती है, और मैं देखती हूँ कि उसके अंदर कितनी ताकत है। इतनी, जब मैं बोलती हूँ कि मैं तुम्हारे गांव में आके कुछ करना चाहती हूँ, ओडीओपी के लिए उसको वो भी मिला हुआ है, पुरस्कृत है। अच्छा। तो वो जब आती है तो मैं देखती हूँ वो कितनी महिलाओं को अपने साथ इकट्ठा कर लेती है। तो ना वो पढ़ी लिखी है ना कुछ है, लेकिन वो एक सशक्त नारी है। मतलब उसके साथ इतनी महिलाएं उसको फॉलो करती हैं, इतनी महिलाएं उसको रिस्पेक्ट देती हैं। तो ये चीज मेरे को लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, तो ये क्या सशक्तिकरण हुआ? फिर तो ये तो कोई भी कर सकता है। अब मुश्किल काम ये है कि जब आपके पास आपके रिसोर्सेज से और लोगों का फायदा हो रहा हो और लोग सशक्त हो रहे हो। हमारे आत्मनिर्भरता, मेरी सखी वेलफेयर फाउंडेशन है जिसके थ्रू हम लोग आत्मनिर्भरता का कार्य करते हैं, जैसे अचार पापड़ की वर्कशॉप करते हैं, ब्यूटिशियन कोर्स करते हैं, और कई कई तरह की जैसे कंप्यूटर कोर्सेज करवा देते हैं लड़कियों को। तो हमारा, हम कोई दहेज देने वाली चीज से बिल्कुल भी वो नहीं करते, या किसी की शादी कराने में भी बिलीव नहीं करते। हमारा सखी वेलफेयर फाउंडेशन ने आज तक किसी की शादी कराने या उसके लिए कुछ गिफ्ट्स देने का कभी वो नहीं किया। हमें लगता है सबसे बड़ा गिफ्ट अगर हम किसी को दे सकते हैं तो उसको आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता दे सकते हैं। अगर वो अपने काम में वो हो जाए सशक्त, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। कई सारी लड़कियां हमारे कोर्स कराई हुई ब्यूटी पार्लर्स में काम कर रही हैं, कई सारी लड़कियां हमारे बुटीक खोली हुई हैं। तो
तो ये हमारी जीत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर आपकी आपने बिल्कुल पल्स पे, नब्ज पे हाथ रखा है। स्त्री सशक्तिकरण के नाम पर बहुत सारी महिलाओं को ये कहा गया है कि भाई अब पापड़ और बड़ियां बनाने का टाइम चला गया, अब ये सब टाइम चला गया, अब ये अचार बनाने का, ये सब करने का। और देखा जाए तो सही मायने में महिलाओं की ताकत और शक्ति कहीं ना कहीं उन ग्रामीण महिलाओं के अंदर, तो उनके पास जो आता था, जो हुनर था, उसको भी आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। और दूसरी तरफ आपने कहा कि भाई सशक्तिकरण का नाम पे तो सिर्फ यही है कि आप अच्छे से तैयार होइए और महफिलों में जाइए और किसी सभा में भाषण दीजिए और ये करके आपने वापस आ जाइए और शाम तक एफबी के फेसबुक पर 2-4 फोटो आप लगा दीजिए। तो ये बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है कि सखी वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जो आपने काम किया है कि महिलाएं जो उनका अपना हुनर है तो उसको आपने बढ़ाया है। तो मैं थोड़ा सा इस पे और ज्यादा सुनना चाहता हूँ कि आपने आत्मनिर्भरता और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक महिला अगर उसके पास शिक्षा नहीं है तो कुछ हुनर है तो उससे वो कमा तो सकती है। मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, आत्मनिर्भर नारी सर्वहितकारी, वाह क्या जिसमें ज्यादातर कोर्सेज की जानकारी है। मेरा हमेशा से ये रहा कि भ्रूण हत्या आखिर हम करते क्यों हैं, वहां से शुरुआत हुई। तो वहां से सोचते सोचते मुझे लगा कि शायद बेटियां माँ बाप को बोझ लगती होंगी। क्यों वो सोचते हैं कि हमारी बेटियां ना हो, बेटे क्यों बेटियां कमा के नहीं दे सकती, क्यों बेटियां अपने फादर या मदर को शादी के बाद सपोर्ट नहीं कर सकती। अगर उनके पास अपना पैसा होगा तभी तो वो ये निर्णय लेगी। मेरा निर्णय लेने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ जा सकते हैं या वहां जा सकते हैं या रात को लेट आए, वो नहीं। मेरा निर्णय का मतलब यही है कि किस किस तरह से हम महिलाएं जो हैं अपने आगे ये किस तरह से डिसाइड करें कि हम ये एक चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। डिसीजन तो अपने आप डिसीजन मेकर खुद होनी चाहिए। ग्रामीण महिलाओं के लिए अगर आप कहें अचार पापड़ बनाना या ब्यूटिशियन के कोर्स, ये कोई भी काम जिंदगी में छोटा नहीं है अगर वो आपके घर में 2 पैसे लेकर आ रहा है। तो अगर एक महिला बाहर जा रही है, काम कर रही है या किसी वजह से सक्षम नहीं है बाहर जाने के लिए, हमारा एक सिलाई केंद्र चलता है जिसके अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि महिलाओं को उनके घर पे ही कार्य मिल जाए। उससे क्या होता है कि वो अपने बच्चों की देखरेख कर सकते हैं, अपने घर में बड़ों की देखरेख कर सकते हैं और साथ साथ अपनी आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान दे सकती हैं। तो पहले तो कोई काम छोटा नहीं है, बल्कि मैं समझती हूँ कि अगर आप भाषण देते हैं या इधर उधर कहीं पिक्चर्स जैसे आप खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं, पिक्चर्स मैं भी बहुत डालती हूँ, लेकिन अगर आपकी इन सब चीजों के पीछे अंदर से आपको खाली महसूस होता होगा, क्योंकि आप अंदर से अपने ना तो देश को ना समाज को किसी को कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ आप अपने पीआर और अपनी पब्लिसिटी अगर कर रहे हैं तो उसमें कुछ मजा नहीं है। आज आपको अच्छा लगेगा, शायद आज आपके फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे, लेकिन कल जब आप बैठकर सोचोगे कि मैंने किसकी लाइफ में चेंज लाया, तो आपको जवाब मिलेगा किसी की नहीं, सिर्फ अपनी लाइफ में वो लाया। और वो भी ये बड़ा एक तरह का बड़ा क्या कहते हैं उसको, बड़ा टेम्पररी चेंज है कि जिसमें आपको टेम्पररी डोपामीन लिफ्ट मिलता है या खुशी मिलती है, लेकिन फिर आप अंदर बैठकर सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरे जीने के मायने क्या हैं, मैं इस देश में, इस समाज में करने क्या आई हूँ। तो तब आपको बहुत अंदर से खाली लगेगा। इसलिए कोई काम छोटा नहीं होता। महिलाएं अपने स्तर पे जितना भी कर सकें, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, यही हमारी सोच है। हमारी सोच ये नहीं है कि आप हजारों रुपए कमाते हो या लाखों रुपए कमाते हो। कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने बुटीक खोल के लोगों को और महिलाओं को नौकरी दी है, और कहीं ऐसी हैं जो अपने घर से अचार पापड़ करके अपनी रोजी रोटी चला रही हैं। तो दोनों के लिए समानता, रिस्पेक्ट है मेरे मन में। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और शायद मुझे लगता है कि डॉक्टर राखी आप इस बात को गहराई से इस वजह से समझ पाएंगे क्योंकि आपने ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड रियलिटी को न केवल समझा बल्कि उन लोगों के साथ मिलकर के काम भी किया। बहुत अच्छा। डॉक्टर राखी, जब आप किसी भी एनवायरनमेंट में होते हैं, जब वहां पे आप काम कर रहे होते हैं, तो जब सामाजिक जिम्मेदारी का तो एक बहुत बड़ा दायरा है, जितनी जिम्मेदारी ले सकते हैं आप अपनी क्षमता अनुसार आप ले सकते हैं। तो थोड़ी सी आपने अपने और पंख फैलाए और आपने पर्यावरण को लेकर के भी बहुत सारी चीजें की। तो हमने ये भी सुना है कि आपने सखी वेलफेयर जो आपका फाउंडेशन है उसमें आपने जो वेस्ट होता है फूलों का, उससे भी आपने बड़े सारे प्रोडक्ट बनाए और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि भाई ये वेस्ट नहीं है कि इसको आप फेंक दिए, इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये क्या वजह थी? 2018 में मेरी एक सर्जरी हुई थी, जिसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि नदी में मछलियों को चारा दो। तो मुझे पता लगा कि हमारे यहाँ तो मालन नदी बहती है, जिसके पास में 15 सालों से रह रही थी, लगभग 1 किलोमीटर दूर। और मालन नदी वही नदी है जहाँ पे शकुंतला के पुत्र भारत का जन्म हुआ, जिसके नाम से आज हमारा देश भारत
जाना जाता है। तो इतनी सेक्रेड नदी वहां बहती है, हालांकि ये मौसमी नदी है। तो जब मैं वहां गई तो वहां थर्माकोल, प्लास्टिक, कूड़ा सब कुछ बहता हुआ आ रहा था। तो मैंने कहा ये तो मैं इतने सालों से सोचती थी तो कोई नाला है, मुझे तो ये पता तक नहीं था कि ये नदी है। तो 2018 में मैंने अपने चंद लोगों के साथ, आप इसको नाला समझ रहे थे? जी। तो 2018 में मैंने सोचा कि मैं इसके लिए कुछ करूंगी, और मैंने अपने छोटे गिलहरी एफर्ट्स किए, और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवां सा बनता गया। और एक दिन आया ऐसे कि सभी लोग जानने लगे कि मालन नदी की सफाई का कोई काम कर रहा है। बच्चे बच्चे तक जानते थे कि डॉक्टर राखी हैं, कुछ कर रही हैं, मालन नदी की सफाई के लिए कर रही हैं। मीडिया ने बहुत साथ दिया, किसान यूनियन ने साथ दिया, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने साथ दिया। पर फिर भी कुछ ढीठ लोग होते हैं जो मालन नदी में तब भी फूलों का कचरा फेंकना या मंदिर का जो सामग्री होती है, वेस्ट होता है, उसको फेंकना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन उसको जो प्लास्टिक के थैलों में भरकर वो फेंक रहे थे, अक्सर वो एक नवरात्र के बाद तो अक्सर ये दिखाई देता है कि लोग पढ़े लिखे लोग गाड़ी रोक करके और नदी के अंदर वो पूरा का पूरा प्लास्टिक का बैग डाल देते हैं। बड़ा अजीब लगता है वो देख करके। तो हमारे मुख्यमंत्री जी आए और बहुत लोगों ने झंडे गाड़े के भी जी हमने मालन नदी की सफाई की है। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं किसी श्रेय की भूखी नहीं हूँ, मैं तो काम इसलिए करती हूँ कि मुझे वो काम से ही आनंद आता है, वो काम ही मेरा रिवॉर्ड है। तो लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि हमने शुरू की, और मालन नदी की जब सफाई का कार्यक्रम और सब कुछ हुआ तो किसी ने उस समय मुझे याद नहीं किया, जबकि मालन नदी की सफाई का शुरुआत मैंने की थी। तो जब मुझे ये लगा कि खाली यहाँ तक इसको खत्म नहीं होने दूंगी मैं, ये नहीं है कि मैंने सिर्फ दिखाने के लिए इसकी सफाई की थी। इसके अंदर जो कूड़ा डाल रहे थे ज्यादातर वो आसपास के फूल वाले थे। पास ही में एक मंदिर है जहाँ के फूल वाले उसमें सारी सामग्री और पुराने फूल विसर्जित करते थे। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए मैंने उनसे फूल कलेक्ट करने शुरू कर दिए, उनको ड्राई करके हम लोगों ने धूप बनानी शुरू कर दी। सखी वेलफेयर फाउंडेशन ने कई टाइम तक धूप बनाई, उसको बेचा और महिलाओं को रोजगार भी दिया। तो वो जो धूप अगरबत्ती थी उसको बनाने का मेरा कोई बिजनेस का आइडिया नहीं था, क्योंकि उसमें तो मुझे अपने ही पैसे लगाने पड़ते थे, मुझे बिजनेस की इतनी सेंस नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त डॉक्टर हूँ, कोई मुझे संभालने वाला नहीं मिलता कभी कभी। तो मैं ये सोचती हूँ कि जैसा चल रहा है वैसे कोई बात नहीं, अगर अपनी जेब से भी लग रहे हैं पर वो कार्य, वो साइकिल चलती रहे। तो काफी टाइम तक मैंने उस साइकिल को खुद ही अपने से चलाया, सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि हम ऐसा भी कर सकते हैं बजाय इसके कि मालन नदी में कूड़ा फेंकने के लिए। तो अब काफी सतर्क है प्रशासन, और मुझे इस वक्त जब मैं बात कर रही हूँ आपसे तो मालन नदी उफान पे है। इस समय बारिशें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि कई लोगों ने वहां अतिक्रमण कर रखा था, उसमें उनके घर बहने लग गए हैं। तो देखिए नेचर अपना हिसाब खुद कर लेगा। और जब आपने कहा कि मैं एनवायरनमेंट का कोई काम करती हूँ, ये कोई काम नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है एक इंसान की। जब हम भी एक पार्ट है नेचर के, चाहे मैं एक पेड़ लगाऊं, लेकिन मुझे सतर्क रहना है कि कम से कम मैं एनवायरनमेंट को खराब ना करूं। मैं दिन में, मेरे पास शावर है, सब कुछ है, बाथ टब नहीं है क्योंकि मैंने खुद नहीं लगवाया, लेकिन मैं हमेशा बाल्टी और मग से ही नहाती हूँ। तो ऐसा नहीं है। और मेरे जो आरओ का जो पानी जाता है वो 4 टाइम्स पानी वेस्ट होता था, तो उसको हम घर के झाड़ू पोछा और प्लांट्स को पौधे देने के काम लाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने हर चीज में कोशिश करती हूँ। मैं दूसरों को बता सकती हूँ, अगर वो ना करना चाहिए उनकी इच्छा है, लेकिन मैं ऐसी ही जीवन शैली जीना चाहती हूँ कि जिसमें मैं रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल जितना कर सकती हूँ अपनी तरफ से, कोई उसका आंकड़ा नहीं है तो मैं उसको करती रहूं। बहुत बढ़िया। हमने बहुत सारी कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं कि आप मालन नदी पे कूड़ा उठा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। आपके बेटे को भी हमने देखा कि साथ में पेड़ लगा रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो पेड़ कई बार मैं देखता हूँ तस्वीरें कि वो बड़े भी हो गए हैं। तो कहाँ से इतना समय आपको मिलता है, क्योंकि एक व्यस्त डॉक्टर होने के नाते तो ये समय निकालना और जाना और करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती जैसा लगता है। कभी कभी मैं हार जाती हूँ, कभी कभी मैं बहुत थक भी जाती हूँ, पर फिर मुझे लगता है कि मेरे बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, वो देख रहे हैं मुझे, शायद वो बिल्कुल बड़े हो जाएंगे और अपने आप से कुछ करने लगेंगे तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक उनकी ये ग्रोइंग एज है, एक माँ का फर्ज होता है कि अपने बच्चों को सिखाना, उनको संस्कार देना। तो मैं वैसे कैसे बैठ के उनको संस्कार दूं, जैसे आप और मैं बोल रहे बेटे ऐसे करना चाहिए,
तो नहीं समझेंगे। ऐसे तो वो बहुत सारी तादाद हाँ, में लोग हैं जो देते तो हैं। मैंने सोचा कि इसको एक ऐसी एक्टिविटी बनाया जाए। हम हर साल गड्ढे करवाते हैं, या इनको ही कहती हूँ कि बारिश आ रही है, जिस समय बारिश आती है, हम कोई पर्यावरण दिवस नहीं देखते। अच्छा। ये हमारी एक एक्टिविटी बन चुकी है कि हम हर साल ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाते हैं। और अगले साल जब जाते हैं उनको हम किसी ना किसी अपने, हमारी एक टीम है जो मेरे हॉस्पिटल की टीम है, जो एक सोशल वर्क की एक अलग टीम है हमारी, तो वो भी काफी ध्यान देती है और हमारी मदद करती है। जैसे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो मेरी गाड़ी बाहर रेडी रखेंगे, पेड़ लाकर रेडी रखेंगे, गड्ढे करवा कर रेडी रखेंगे। बस हमें वहां जाके देखना होता है कि वाकई में हम पेड़ लगा रहे हैं, लग रहे हैं ये पेड़, और उनका संरक्षण करना होता है। ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि संरक्षित स्थानों पे, स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट परिसर, इन सब में लगाऊं, ताकि उनके ध्यान रखने वाला कोई और हो, ताकि हमारा काम थोड़ा सा डिवाइड हो जाए। तो टीम वर्क और डिवीजन ऑफ लेबर, ये दोनों चीजें मैं डेली उसमें यूज करती हूँ अपनी हर एक्टिविटी में, वरना मैं एक अकेली क्या कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं जब देखते हैं कि हमारे जो पहले के लगाए हुए पेड़, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, वो पेड़ उनसे भी बड़े होते चले जा रहे हैं। तो उनके उनकी आंखों में चमक आ जाती है उन पेड़ों को देख के, जो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर। हमने ये भी सुना कि जब आपने बारल नदी के लिए आपने काम किया, तो जब आप उस फ्लाईओवर के से पे खड़ी हुई थी और आप देख रही थी उस नदी को, तो किसी ने यू हैव ओवरहर्ड सम कॉन्वर्सेशन कि ये वही डॉक्टर राखी आनंद है जो मालन नदी के लिए काम करती हैं। तो आपने कहा था कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग मुझे जानते हैं, इस वजह से जानते हैं। आई थिंक मेरे को एक्टिविज्म का जो मालन मेरी सोशल एक्टिविस्ट की मदर है। मैं मानती हूँ कि मालन नदी एक तरह से जैसे माँ है ना, मालन, तो वो मेरे सोशल एक्टिविज्म, मेरे अंदर जो सोशल एक्टिविस्ट छुपा हुआ था। मैं लायंस क्लब के लिए काम करती थी, लायंस क्लब के लिए काम करती थी, भ्रूण हत्या के लिए भी काम करती थी, लेकिन कभी मैंने सड़क पे जाके ना कुछ नहीं किया था। जो मेरा बहुत मन करता था कि मैं सड़क पे जाके कोई आंदोलन करूं। शायद मैं पहले जन्म में कोई आंदोलनकारी रही होंगी। मुझे सरोजनी नायडू और इनकी जो ये पढ़ने, रानी झांसी, इनकी ये पढ़ने में बचपन में भी ना तो बड़ा प्रभावित करता बहुत प्रभावित करता था इनका व्यक्तित्व। तो मैं जब ये मालन ने ही ऐसा मुझे स्वभाव दिया कि जिसमें मैं गली कूचों में जाके खड़ी हुई, कचरा साफ किया, और मुझे बहुत लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट भी दिए कि आपने नगर पालिका का ठेका ले रखा है, अच्छा। जाइए अपने एसी रूम में बैठ के अपनी डॉक्टरी कीजिए, आप पेशेंट देख रही हैं या पेशेंट देख रही हैं या ये कर रही हैं। बहुत से लोग आज भी ये नहीं मानते कि मैं जच्चा बच्चा की डॉक्टर हूँ और बच्चे भी पैदा करती हूँ, अल्ट्रासाउंड भी करती हूँ, एक प्रॉपर डॉक्टर हूँ, मेरा नर्सिंग होम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद मैं डॉक्टरेट वाली डॉक्टर हूँ जो सिर्फ मतलब ये सोशल एक्टिविज्म, हाँ, डॉक्टर नाम के आगे और सिर्फ एक्टिविज्म करती है। तो मुझे लगता है कि ये शायद मेरा टाइम मैनेजमेंट है। सबसे पहली चीज मेरे लिए मेरी प्रैक्टिस है, क्योंकि उसी की वजह से मैं हूँ आज, मैं डिसीजन मेकर हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस मेरे पीछे खड़ी है। उसका सपोर्ट है मुझे, मेरे फैमिली का सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरी मदर इन लॉ खुद एक एक्टिविस्ट हैं, उनको देख के भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। और मेरी जो अपनी मदर हैं, वो बचपन से मैंने देखा कि बहुत लोगों को सपोर्ट करती थी। किसी को वीडियोग्राफी के लिए वीडियो कैमरा ले दिया, किसी को ब्यूटिशियन का कोर्स करवा दिया। तो ये मैंने अपनी मदर से सीखा कि हम लोग परोपकार करते करते अपने जीवन के अंदर हमें जीते रहना है, परोपकार चलते रहना चाहिए। मैंने उन्हें स्ट्रगल टू सक्सेस उनकी देखी है। ये लोग सब, मेरे फादर हैं, ये मेरे दादा दादी हैं, ये सब लोग पाकिस्तान में पैदा हुए, किस स्ट्रगल से आके इंडिया में, यहाँ पे भारत में उनको रिफ्यूजी का स्टेटस मिला, और किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी बनाई। मेरे फादर ने तो कंस्ट्रक्शन कंपनी तक अपनी थी, उनकी अंबिका ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, और इतनी प्रोग्रेस की है मेरे फादर ने लाइफ में कि वो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़े स्टाइल आइकॉन या उससे बड़े आइकॉन मेरे लिए कोई है मेरी आंखों में। और उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट किया। वैसे ही मैं सबसे बड़ी हूँ घर की, मेरे फादर भी सबसे बड़े हैं, तो मैंने भी हमेशा यही लर्न किया कि हमें अपने छोटे भाई बहनों को किसी ना किसी तरह से, अगर कोई मुसीबत में है तो उसे हमेशा सपोर्ट करना है, उनके साथ खड़े रहना है। और यही दायरा धीरे धीरे बढ़ता चला गया, ये सोसाइटी के साथ हो गया, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा देश के लिए कुछ ना कुछ प्रभाविक ऐसा करती रहूं, जिससे चाहे समुद्र में एक बूंद के करीब भी क्यों ना हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं लोग ये कहें कि हाँ, डॉक्टर राखी की भी मेहनत है इस अच्छे कार्य में, इस पुनीत कार्य में। तो वो मेरा लक्ष्य है, आई थिंक। बिल्कुल, बूंद बूंद से नदी बने और नदी नदी से सागर, बहुत ही सुंदर आपने बताया। चिकित्सा और रचनात्मकता का संगम, कुछ सवाल हमने और भी तैयार किए हैं कि जैसे कहा जाता है कि भाई मनुष्य का जन्म लेना
और जन्म लेना और उसको सार्थक करना तो बहुत सारे कार्यों से सार्थक किया है, लेकिन एक बेसिक जो इंस्टिंक्ट है किसी भी व्यक्ति की, वो उसकी रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है। और बीइंग यू नो सोशल एक्टिविस्ट, और आप महिला चिकित्सक तो हैं ही और बहुत ही व्यस्त महिला चिकित्सक हैं, उसके बावजूद भी आपने रचनात्मकता का रास्ता जो है वो कुछ शॉर्ट फिल्में, कुछ विज्ञापन, आप उस तरफ भी मूव कर गए। तो वो क्या वजह थी, उसकी क्या खास वजह थी कि क्या मीडिया के माध्यम से कोई बात कहना चाह रहे थे? मैं पहले एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी। वाह, क्या बात! मेरे फादर नहीं चाहते थे, मेरे फादर चाहते थे हमारे घर में कोई डॉक्टर हो। ओह! और मैंने अपने फादर का इच्छा का सम्मान करते हुए डॉक्टरी में आई। लेकिन कहीं ना कहीं एक्टर तो मरता नहीं कभी भी। हाँ, वो कहीं जो ना आपके कहीं अंदर बचपन के अंदर हाँ, की दबी हुई इच्छा थी इच्छा एक्चुअली। थी। लेकिन मैं अपने कॉलेज की भी बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट बनी। ओके। कॉलेज में भी मैं हर चीज में, चाहे वो मैड एड्स है, पैंटोमाइम है, गाना है या डांस है, सब में पार्टिसिपेट करती थी और फर्स्ट क्लास स्टूडेंट भी रही हूँ। तो मैं बेस्ट आउटगोइंग लिटरेरी स्टूडेंट बनी थी अपने कॉलेज की, अपने बैच की। तो वो चीज कभी गई नहीं। तो जब आपके अंदर क्रिएटिविटी होती है ना, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको फिल्मी पर्दे पर ही दिखाएं, तो आप कहीं पे भी दिखा सकते हैं, चाहे वो आपकी डॉक्टरी में हो। जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन स्किल, मेरी कम्युनिकेशन स्किल मुझे और डॉक्टरों से सेट अपार्ट करती है। और डॉक्टर्स के बनस्पत मुझे लगता है कि मैं अपने पेशेंट से अच्छा कनेक्ट करती हूँ, तभी उन्हें मेरा नेचर, जैसे होता है ना, नेचर पसंद आता है, हमें इसी डॉक्टर के पास जाना है। तो उसी तरीके से 2017 में हमारे एक डॉक्टर फ्रेंड थे, वो एक पिक्चर बना रहे थे, मुस्कुराहटें, जिसमें संजय मिश्रा जी ने भी कास्ट किया है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत शौक था ना, तो मैं तुम्हें एक रोल के लिए कास्ट करना चाहता हूँ। मैं उस समय क्या होता था कि अपने हॉस्पिटल, अपने क्लिनिक से आती थी और रात को शूटिंग की, देर रात को वापस चली जाती थी नजीबाबाद। वहां से 2.5-3, दिल्ली में शूटिंग हो रही थी, तो 2.5-3 घंटे का रास्ता था, 3-3.5 घंटे बल्कि। तो वो कहते थे फिर तुम सुबह वापस चली गई, तुम आके रहो। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो पेशेंट्स भी देखने, मेरे पेशेंट्स परेशान हो जाएंगे, कहेंगे क्या ये पिक्चर में लग गई हो, ये कैसी डॉक्टर है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि भाई कैसे बताऊंगी उन्हें कि मैं एक एक्टिंग भी कर रही हूँ, तो वो क्या सोचेंगे कि ये डॉक्टर भी ठीक है कि नहीं है, तो कहीं भरोसा तो नहीं उठ जाएगा। तो खैर मुस्कुराहटे की कॉन्फिडेंस आया। मुस्कुराहटे के बाद ही मैंने भ्रूण हत्या पे वो, क्योंकि मुझे थोड़ा कैमरा की और चीजों की समझ आने लग गई, फिल्म इंडस्ट्री की थोड़ी समझ आने लग गई, तब मैंने वो भ्रूण हत्या रुकवानी होगी एक गाना बनाया। और उसके बाद बधाई हो बेटी हुई है एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई, जो कि यूपी यूके दूरदर्शन के ऊपर विमेंस डे पे प्रसारित हुई। तो ये एक अच्छी जीत थी मेरे लिए, क्योंकि मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, बहुत कम नॉलेज थी मुझे। फिर मैंने अमेज़न की एड में काम किया, फिर लाइफ 2.0 एक बड़ी अच्छी नेचर से रिलेटेड फिल्म थी, जिसमें दिखाया गया था कि डेटा जो है, लोग डेटा खत्म हो जाता है अचानक तो क्या होता है, उस तरीके के एक फिल्म थी जो हॉटस्टार पे आई। और लास्ट ईयर मैंने विजेंद्र काला जी के साथ गुड लक फिल्म में गायनाकोलॉजिस्ट का ही रोल किया। तो ये सब चीजें एक हॉबी है, अच्छा लगता है कैमरे को फेस करना, वो एक अलग दुनिया है। तो जैसे लोग डी स्ट्रेस करने के लिए कहीं और जाते हैं, वो मैं कहने वाला था कि ये क्या मतलब आपका स्ट्रेस बस्टर भी हो सकता है। बिल्कुल, तो वो मेरा एक स्ट्रेस बस्टर है। उस समय मुझे ऐसा लगता है सिर्फ ऐसा ही फ्लो करता है, क्योंकि उसमें किसी का जीवन खतरे में नहीं है। जैसे हमारे पेशे में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर्स की कमाई ज्यादा है, मुझे लगता है डॉक्टर्स का स्ट्रेस बनस्पत कमाई बहुत कम है। तो उस तरीके से मुझे अच्छा लगने लगा कि तो बीच बीच में कभी कोई मौका मिलता है तो मैं उस प्रतिभा को भी निकाल लेती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है कि बड़ा अच्छे से संतुलन आपने बनाया। लेकिन इसके अंदर जो सबसे खास बात वो ये है कि पेशेंट की जो जिम्मेदारी है उसको आपने सर्वोपरि रखा जी, और अपनी हॉबी जो है उसको भी नहीं छोड़ा। ये जो एक वर्क लाइफ बैलेंस है, ये आपकी इस यात्रा में बड़ा ही खूबसूरत है। क्या आपको लगता है कि मीडिया कहानी कहने की ताकत समाज में बदलाव ला सकती है? कोई आपका कोई निजी उदाहरण हो साझा करने? बिल्कुल। मीडिया जो है आजकल का इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग माध्यम है कि पहले कई सारी चीजें होती थी, हम किस तरह से लोगों को बताएं। हमारा दायरा बहुत छोटा था, मीडिया ने हमारा दायरा इतना बढ़ा दिया है। आज सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, तो कहीं पे भी आप अपनी पोस्ट डालते हैं
तो चाहे लोग उसे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार, ये तो बात की बात है, लेकिन लोग देखते हैं तो उनके दिमाग में कुछ तो आता होगा। कम से कम पहुंच पहुंच तो आते हैं। आज ये जो सब ऑर्गेनिक फॉलोअर्स मुझे इतने सालों के कार्य करने से मिले हैं और इज्जत और सम्मान मिला है वो मीडिया से, तो मेरे लिए तो मीडिया काफी अच्छा रहा है। और जो भी मैं मैसेज देना चाहती हूँ सोसाइटी को, उसको देने का सबसे अच्छा माध्यम आजकल मीडिया है। तो मेरे लिए तो हमेशा अच्छी बात है। मीडिया के लिए मैं बुरी बात कुछ नहीं कह सकती। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा आपका। नेतृत्व की बात तो हम लोगों ने की है आपका, कि डॉक्टर, समाजसेवी, कलाकार और तीनों रूप में आप एक लीडर की भूमिका में हैं। तो इसका जो बैलेंस जो है, एक तो ये बात तो हो चुकी है कि बैलेंस कैसे बनाए, लेकिन आपको ये प्रेरणा जो है ये कहाँ से मिलती है? कैसे किक मिलता है? क्योंकि ये आसान नहीं है इतना सारी चीज़ों इतने सारे फ्रंट खोल देना और उन सारे फ्रंट को समेट लेना। तो कहीं न कहीं देयर मस्ट बी सम किक, कुछ तो ऐसा रहता होगा आपका। एक तो ये है कि मुझे ना आंदोलनकारी, जैसे मैंने बोला ना, बहुत मैं कोई भी अन्याय होते देखती हूँ ना, तो मुझे सही नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नजीबाबाद के अंदर एक प्लेग्राउंड नहीं था। तो जब मैं लायनेस क्लब की, छोटा सा एक लायनेस क्लब एंड नॉट इवन लायंस क्लब, उसका सिस्टर कंसर्न, उसकी प्रेसिडेंट बनी, तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ, मैंने बड़ा मुद्दा उठाया। वो हमें एक शेड्यूल देते थे कि आपको इस दिन ये भूखों को खाना खिलाना है, इस दिन ये करना है, वो करना है। मैं उस दायरे से बाहर निकलना चाहती थी। मैंने बहुत काम किया लायंस क्लब के साथ, लेकिन उनका जो एक शेड्यूल था ना, मैं उस शेड्यूल से बढ़कर कुछ करना चाहती थी, इसीलिए मैंने सखी फाउंडेशन बनाया था। तो मैं देखती थी कि हमारे जो वहाँ बच्चे हैं, उनके लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। मुझे ये बात बड़ी कचोटती थी, क्योंकि मेरे बच्चे तो दिल्ली आ सकते थे, नोएडा आ सकते थे खेलने के लिए, उनके लिए ये इतना ज्यादा वो नहीं था। लेकिन वहाँ के जो ग्रामीण बच्चे थे, मैं उन्हें देखती थी कि नालियों में उनकी बॉल जा रही है और वो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, इस तरह से खेल रहे हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि इन बच्चों के पास एक खेल का मैदान नहीं है, जो बेसिक बिल्कुल चीज है। तो जो उनका अधिकार है, जो उनका अधिकार है, तो उससे मेरे दिमाग में एक स्पार्क सा आता है कुछ। मुझे ये लगता है कि अब मुझे इस पे काम करना है। और जिंदगी में मैंने जब भी सोचा है ना, मुझे जेन्युइनिटी जो एक चीज है ना, वो बहुत मायने रखती है मेरी लाइफ में। कि मैं कुछ भी अगर मुंह से निकाल देती हूँ, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल जाता है। कई बार मैं सोचती हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे करना नहीं है, लेकिन जब मेरे मुंह से निकल जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको सिर्फ ऐसे ही ना जाने दूं कि लोग कह देते हैं बात, देखा जाएगा, करेंगे नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें ऐसे। लेकिन मेरे मुंह से जब भी कोई बात निकली है, मेरे हमेशा ये होता है कि मैं इस पे वर्क जरूर करूंगी। मैं सक्सेसफुल होंगी या नहीं, ये तो आगे वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन प्रयास तो मैंने करना ही है। तो मैंने कई साल कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी को, कभी किसी नेता को, कभी किसी के दरवाजे खटखटाए। लोग कहते थे कि यहाँ तो एक जीआईसी का ग्राउंड था हमारे नजीबाबाद में, कि यहाँ तो प्लेग्राउंड बन ही नहीं सकता। अब जहाँ ये बात आ जाती है ना, चुनौती, वो मुझे चैलेंज की तरह लेना बड़ा मजा आता है। बिल्कुल। तभी मुझे लगता है कि मैं दिल्ली रहती हूँ, बड़ी बोरिंग लाइफ होती मेरी। मैं नजीबाबाद जैसी जगह में रहती हूँ, बिजनौर में, तो मेरे को चैलेंजिंग लाइफ मिलती है। मेरे को एक पर्पस लगता है कि बहुत सारे अधिकारी सोचते भी होंगे कि फिर मैडम कहाँ से आ गई, मैडम कहाँ से आ गई, नई नई चीजें। तो मैंने उनसे कहा, कई सालों के प्रयास से फिर हमें वहां पे एक मिनी स्टेडियम और प्लेग्राउंड मिला। और ऐसा नहीं है कि मैं लगी रही, चाहे उसमें समय बहुत लगा, मुझे लगता है हमारे यहाँ तो, और मेरी कोई पहचान नहीं थी, कोई मुझे जानता नहीं था, ना मैं किसी पावरफुल पोजीशन में हूँ। एक महिला चिकित्सक ही तो हूँ, और क्या हूँ, कुछ भी नहीं है। ना किसी लोगों की मैं, ना कोई नेता हूँ, ना किसी तरह से कनेक्टेड हूँ। तो उसी चीज ने फिर भी बस मेरे दिल में आस थी कि यहाँ के बच्चों के लिए पार्क होना चाहिए, चाहे मेरे अपने बच्चे उसमें खेले या ना खेले। और आज है नजीबाबाद के लिए एक पार्क। और इसी सिलसिले में एक वहां पे मैंने एक तालाब देख लिया। 2 अक्टूबर को गए तो किसी ने कहा चलिए यहाँ एक तालाब है, उसकी सफाई करने चलते हैं। जब मैंने देखा ये तालाब कहाँ है, यहाँ तो वो उगरी थी, जैसे ग्रीनलैंड था पूरा, वो जो खुमियां होती हैं, जल खुमियां, वो उगरी थी, तो कहीं पानी तो दिख ही नहीं रहा था। तो फिर बस दिमाग में फिर दोबारा भूत सवार हो गया कि ये तो चैलेंज है। तो 2 साल पहले मैंने उस चैलेंज को लिया, और अब वो तालाब बहुत अच्छा एक पिकनिक स्पॉट बनने वाला है। बहुत सारे उसमें चैलेंजेस आए, उसमें धोबी समाज जो हैं उनकी जगह थी कुछ,
तो वो समाज की तरफ से भी मुझे थोड़ा रेजिस्टेंस और थोड़ा सपोर्ट, एक तरफ से सपोर्ट, एक तरफ से रेजिस्टेंस मिलता गया। मैं चलती गई। मैंने सोचा मुझे कौन सा किसी पार्टी का नेतृत्व करना है या कुछ करना है। मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा सोशल एक्टिविज्म हैज नो बाउंड्स। मुझे जो दिल से बात लगेगी कि मुझे ये चीज करनी है तो वो चीज होनी है, उसके अंदर बस वो समाज हित में होनी चाहिए। इतना जरूर है कि समाज हित में कोई भी चीज मेरे को दिल से छू जाए कि ये चीज होनी चाहिए, ये सफाई होनी चाहिए। तो मुझे पता है कि कोई भी लॉ ऐसी चीज को नहीं बढ़ावा देगा जो गलत हो, तो किसी का अधिकार छिन रहा हो जिससे, ऐसी चीज को बढ़ावा कभी नहीं देगा। तो मुझे पता है कि मेरा जो सच्चाई का अगर रास्ता है तो रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन चलना तो आपको उसी पे पड़ेगा। चैलेंजिंग है, फिर चैलेंजेस तो पसंद है ही मुझे। तो आज भी जब उसको वो बनाते हैं तो थोड़े दिन बाद सुनाई पड़ता है कि वो काम बंद हो गया जी, इन्होंने रोक दिया। तो थोड़े दिन बाद पता लगता है कोई नेताजी आए, उन्होंने कहा डॉक्टर राखी को क्यों श्रेय मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं श्रेय मिल रहा। तो मैंने कहा इन्हें श्रेय दे दीजिए, हमें काम दे दीजिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। तो ये लाइफ है। ये तो कहीं कुछ डर भी मन में आता है या? मुझे लगता है मैं इतनी फियरलेस हूँ कि जब आप सच्चाई और जब आप निष्ठा के रास्ते पे चलते हैं ना, तो मुझे ये लगता है कि ये मेरे साथ हर समय, मैं इस वक्त जिस कुर्सी पे बैठी हूँ, या मैं समझ लीजिए कि महादेव की गोद में बैठी हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब मैं ऐसे डिसीजन करती हूँ या ऐसे कार्य करती हूँ, फियर तो बहुत दूर की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और किसी को ना डरा दूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। भविष्य को लेकर के कुछ चीजें हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके अनुसार एक वास्तव में सशक्त समाज कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपने जिया भी है, आपने किया भी है, और हम अपने लक्ष्य के कितने करीब होते हैं। कई बार लोग डर जाते हैं कि भाई कर रहे हैं, लेकिन उनको शंका पैदा हो जाती है, आशंका पैदा हो जाती है, नहीं करते हैं। तो आप किस तरह के समाज की कल्पना करती हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, और जो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर सब चाह लें तो हो सकता है? शंका तभी आती है जब आपको अपने पे भरोसा ना हो। तो जब आपको अपने पे भरोसा है और ये आप जानते हैं कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें सच्चाई है, उसमें कुदरत आपका साथ देगी, भगवान आपका साथ देंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकता है। ठीक है, अड़चने आती हैं, अड़चने खुलती चली जाती हैं, क्योंकि गलत चीज को कब तक, अंत में तो कहते हैं ना कि सच्चाई की ही जीत होती है। और दूसरी चीज मैं गीता से ही लेना चाहूंगी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो कर्म ही मेरे हाथ में सिर्फ कर्म है, रिजल्ट मेरे हाथ में है नहीं, तो किस बात का डर? कल को मैं क्या बनूंगी, कुछ बनूंगी, नहीं बनूंगी, उस सबको क्यों सोचना। आज जब मेरे पास आज का प्रेजेंट मोमेंट है और मुझे पता है कि इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना चुनूं कि मैं कोई अच्छी चीज करूं, मैं करती चली जाऊं। यही मेरे को जरूरत क्या है, मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं कोई नेता बन जाऊंगी या कोई अभिनेता बन जाऊंगी, और क्या होगा, उससे पावर मिलेगी। मुझे पावर तो मेरे पास आज भी है, वो पावर मेरे अंदर है। मैं जिस पावर को लेके चल रही हूँ, जो मैं ये काम करा रही हूँ, एक लेडी का एक छोटे से शहर के अंदर ये इतना बड़ा कार्य करा देना, चाहे वो मालन की सफाई है या प्ले ग्राउंड है या जो भी है, ये सब एक सबूत है कि आप खाली अपनी शक्ति से कार्य नहीं कर रहे। अगर आप समाज हित और देश हित में कार्य करेंगे तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए खड़ी हो जाएगी। और फिर आपको आगे जाके बनना क्या है, फ्यूचर क्या करना है, मैं तो वो फ्यूचर आज भी जी रही हूँ, मैं तो प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाली हूँ। तो मैं तो सिर्फ अपना कार्य करती चली जा रही हूँ, मुझे आगे कुछ नहीं पता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आपकी सखी वेलफेयर सोसाइटी है, तो कहाँ आप उसको देखना चाहती हैं, उसके माध्यम से और क्या करना चाहती हैं? सखी वेलफेयर फाउंडेशन, वैसे मैं खुद से सोशल एक्टिविस्ट तो कई सालों से हूँ, लेकिन पिछले ही कुछ सालों से मैंने सखी वेलफेयर फाउंडेशन को स्थापित किया है। और वो इसलिए क्योंकि लोगों को ये लगता है कि फाउंडेशन होनी चाहिए, आप अकेले से कैसे कर सकते हो। लोगों को मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि ये फाउंडेशन कर रही है। ये मतलब लोग ऐसा बिलीव करना चाहते हैं कि कोई फाउंडेशन है जो ये सब चीज कर रही है, लेकिन एक्चुअली वो मेरा ही ब्रेन चाइल्ड है, क्योंकि समय मेरे को ही निकालना है उसके लिए, अगर करना है तो। लेकिन फिर भी फाउंडेशन के अंदर कई सारे तथ्य होते हैं, और मैं चाहती हूँ कि जो भी फंडिंग है, जैसे CSR के अंदर, या उसको PSU में लेके जाऊं, आगे CSR मिले, मैं ज्यादा लोगों का भला कर सकूं, उस तरीके से है मेरी कि जिस मुकाम तक एक फाउंडेशन पहुंच सकती है, वो मैक्सिमम मुकाम तक तो कम से कम उसको पहुंचाऊं। ये तो है मेरे दिमाग में, लेकिन बाकी तो मैंने कुछ ऐसे कोई
प्लान नहीं है कुछ, बाकी कोई और आइडिया है और तो अच्छे लोग मिलते जाते हैं। जैसे अभी किसी ने कहा आप CSR में एनरोल कीजिए, तो जैसे जैसे एक एक स्टेप करके हम लेते चले जा रहे हैं, एंड फाउंडेशन अपना कार्य करती रहेगी, चाहे हमारे पास वो फंड्स हो या ना हो। अगर देखिए, अगर मेरे पास फंड्स भी नहीं है तो मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं एक मेडिकल कैंप तो किसी भी दिन लगा सकती हूँ ना, तो मेरे पास कभी भी वो कमी नहीं होगी अच्छे कार्य करने की। तो वो काम करना है, चाहे तो, संस्था बने चले नहीं हो, फंड आए कुछ भी हो, बट काम करना है। बिल्कुल काम चलता रहेगा जी। डॉक्टर राखी, चूंकि आपका जो मेन प्रोफेशन है वो डॉक्टरी का प्रोफेशन है, डॉक्टर्स के ऊपर बहुत सारे आजकल लांछन भी हैं कि भाई पैसे ज्यादा लेते हैं, कई जगहों पे तो एट्रोसिटीज देखी जा रही हैं, डॉक्टर्स के ऊपर हमले देखे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो युवा डॉक्टर्स हैं या समाज सेवी हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस भी करें और इन सब चीजों से भी आप बचे रहें? सबसे ज्यादा जरूरी है, एक आपको हमारे देश को एक बात समझनी पड़ेगी कि 15 साल लगते हैं एक डॉक्टर बनने में। जब तक आप सोचिए हम पहली सर्जरी करते हैं, करीब करीब 15 से 20 साल लगते हैं हम पहली सर्जरी जब करते हैं। और अगर आप कभी अपोलो हॉस्पिटल या कोई बड़े बड़े, मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहती, कोई भी XYZ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएंगे, तो जब आप देखेंगे ना, तो बिल को ध्यान से देखिए कि उसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल जो मेडिसिन हैं, आपके रहने का जो वहां पे रूम का रेंट है, डॉक्टर की फीस बहुत छोटी सी होगी। हमने कभी वो चीज नोटिस नहीं किया, लेकिन हम क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर हो गया है और डॉक्टर चोर है, ये दिमाग में हमारे आ गया है, या किस भी तरह से गॉड नोज, तो वो सारी चीजों को ये सोचते हैं कि ये डॉक्टर कमा रहा है। और डॉक्टर एक जैसे एक पार्ट है उसका, वो जो आपने, जब आप जाते हैं, आपको एक 5 स्टार होटल के अंदर खाना खाना बुरा नहीं लगता, लेकिन आप एक 5 स्टार होटल के अंदर जब इलाज करा के पैसे देना चाहेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर्स के पास कभी भी अपनी मर्जी से नहीं जाते, आप मजबूरी से जाते हैं, हेल्थ की कंसर्न है या कोई कंसर्न है उससे जाते हैं। तो ये कभी भी एक अच्छा रिश्ता तो नहीं हो सकता। कौन मिलना चाहता है डॉक्टर को? कोई भी नहीं मिलना चाहता। लेकिन हमें ये समझना होगा कि डॉक्टर्स के ऊपर भी बहुत स्ट्रेस रहता है, वो ड्यूटी आवर्स करते हैं। आप रात में, कभी कभी एक समय ऐसा आ गया था, मेरी नाइट कॉल्स इतनी आने लग गई क्योंकि इधर उधर दाइया और ये सब लोग, बहुत सारी क्वैकरी है हमारे देश में। मेरे अपनी जगह में इतनी सारी क्वैक्स हैं कि जो बिना पढ़े किसी डॉक्टर के पीछे काम करके डिलीवरीज तक ले रहे हैं, ऑपरेशन तक कर रहे हैं और गलत गलत दवाइयां दे रहे हैं। जब वहां से बिगड़ के केस आता है तो डॉक्टर को संभालना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं भी डॉक्टर्स के हित में कह सकती हूँ। हाँ, एक बात जरूर है, मैं कहना चाहूंगी अपने युवा डॉक्टर्स को, जैसे कि आपने कहा कि अपनी कम्युनिकेशन अपने मरीज के साथ बहुत अच्छी बना के रखिए। सारी बात उन्हें खुल के बताइए कि देखिए हम भगवान नहीं है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, एंड रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। तो हम अपने तरफ से जो भी कोशिश कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन बना के रखिए ताकि उसको ये ना लगे कि मैं किसी तरह से लूटा जा रहा हूँ। अगर वो कंसेशन या डिस्काउंट भी कहते हैं तो आप उनसे पूरी बात कीजिए, उनको समझाइए कि आपके ऊपर ये चीजें लग रही हैं, इस वजह से है ये चार्जेस। और अगर नहीं समझते तो अपनी तरफ से अपनी फीस कम कर दीजिए, एक तरह से परोपकार कीजिए उसको। तो बहुत से डॉक्टर्स हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, वो अपनी फीस कम कर देते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल बिल में कोई खास फर्क नहीं आता, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर है ये। अब डॉक्टर भी एक उपभोक्ता वाले उसके अंदर आते हैं, हम लोग कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर आते हैं। तो ये चीजें लोगों को थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। और एक डॉक्टर हमेशा अपना बेस्ट देता है। एक क्वालिफाइड डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि मेरे नाम पे कोई लांछन लगे। तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर हमेशा अपना बेस्ट देता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं डॉक्टर्स को डिफेंड कर सकूं। ऐसा नहीं है, हर प्रोफेशन में जैसे एक ब्लैक शीप होता है, वैसे कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी होंगे जो इस तरीके का काम कर रहे हैं कि पेशेंट को लूट रहे हैं, जिससे दूसरों का नाम खराब होता है। तो वो एक चिंताजनक विषय है, पर सब कोई अपने मॉरल मीटर के साथ है। जैसे हमारा मॉरल मीटर हमेशा चलते रहना चाहिए। मैं अपने बच्चों को भी हमेशा ये कहती हूँ कि दिल में एक मॉरल मीटर होना चाहिए। आप कोई भी काम करिए, चाहे दुनिया के अंदर आप डॉक्टर करिए, इंजीनियरिंग, जो बड़े बड़े पुल बनाते हैं, अगर उनका मॉरल मीटर डाउन हो जाए तो क्या हो, नेताओं का मॉरल मीटर डाउन हो जाए, तो मॉरल मीटर एक आपका चलते रहना चाहिए। ये इंडिविजुअल बेस्ड होता है। तो बस यही कहना चाहूंगी कि युवाओं को कि
कम्युनिकेशन जरूर अपने पेशेंट्स के साथ अच्छी बना के रखिए, क्लैरिटी हाँ, के साथ, क्लैरिटी से काम कीजिए। जो भी आपका काम है उसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत क्लियरली समझाइए और उनकी परेशानी को भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपके पास परेशानी में आए हैं, रोते हुए आए हैं। आप हम बड़े इंसेंसिटिव हो जाते हैं, हम डेथ को भी इंसेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं, हमें पता है ये बचेगा या नहीं बचेगा, हम अपनी कोशिश भी कर लें तो भी, तो हम कई बार इनसेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन हमें उनकी तरफ से भी सोचना चाहिए, जो हमारे पास आ रहा है वो किसी मुसीबत में आ रहा है, भगवान ना करे हमारे साथ ऐसी कभी मुसीबत हो, तो ये हमें हमेशा उनके फुट में रख के करना चाहिए। मेरे पास कई बार, मैं ये आखिरी में ये बताना चाहूंगी, मेरे पास कई बार मेरी स्टाफ कहती थी, मैम आप सुबह से लेके इसको 11 बजे तक क्यों आपने ट्रायल की नॉर्मल डिलीवरी के लिए, आप सुबह ही क्यों नहीं कर दिया सिजेरियन। मैंने कहा अगर इसकी जगह तुम्हारा अपना मरीज होता, तुम्हारा रिश्तेदार होता, तब भी तुम यही कहते कि मैम आपने फुल ट्रायल क्यों नहीं दी। तो इसलिए मैं इस बात में बहुत क्लियर हूँ कि जब भी मेरा पेशेंट आता है मैं सोचती हूँ कि मैं इसकी ऐसी ट्रीटमेंट करूँ जैसे मैं अपने रिश्तेदार की करती। सिंपल वन थिंग आई फॉलो एंड दैट सॉर्ट्स आउट एवरीथिंग। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो एम्पैथी का बहाव है वो आपके पास है, तो इस वजह से ही शायद मेरे ख्याल से लोकप्रियता का मतलब अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों डॉक्टर राखी की लोकप्रियता बिजनौर जैसी जगह पे, नजीबाबाद जैसी जगह पे है। एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि बाहर आप एक्टिविस्ट हैं, अदाकारा हैं, महिला चिकित्सक हैं, बहुत सारे रोल हैं और इसके अलावा ये तो दिख रहा है सामने, लेकिन इसके भी बहुत लेयर्स होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपका पर्सनल ग्राउंड पे भी काउंसलिंग भी चलती होगी, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। घर में आपका जो है वो क्या होता है, क्या वहां भी समाज सेवा रहती है या कुछ थोड़ा सा घर में मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है कि मैं टाइम कम देती हूँ। मुझे कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ, बेटों के साथ, दोनों बेटे हैं तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ। कभी कभी मेरे हस्बैंड को भी लगता है कि तुम इन्हीं में लगी रहती हो, उसमें लगी रहती हो। कुछ हद तक मेरे बच्चे समझने लग गए हैं और मैंने उन्हें इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है अपने एक्टिविज्म में। जैसे मेरा बेटा थोड़ा अरेंजमेंट्स में हेल्प कर देता है, तो मुझे लगता है इस तरीके से मैं इनके साथ टाइम भी स्पेंड कर रही हूँ और मैं एक तरह से अपना एक्टिविज्म जो है उसको भी कर रही हूँ। लेकिन मुझे चिंता भी रहती है दोनों की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इनको कम टाइम दे रही हूँ। तो मेरे दोनों बेटे डॉक्टर नहीं बने, दूसरा तो बनना चाहता है, बड़ा वाला तो बिजनेस करना चाहता है। तो मुझे कई बार ये सुनने को भी मिलता है कि आप इनको पढ़ाया करो, पर मुझे लगता है कि पढ़ाना मेरे हाथ में नहीं है। मैं सिर्फ उन्हें अच्छे संस्कार दूंगी, वो जो भी अपनी जिंदगी में बनना चाहे, जिसके साथ उनकी सेंस रिलेट करती है वो करें और खुश रहें जिंदगी में और दूसरों के लिए सेवा भाव रखें। तो मुझे लगता है कि कहीं हद तक मैं उसमें अगर सक्सेसफुल हो जाऊं ना तो बस मेरा जीवन सफल है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब तक आप सफल रही हैं तो आगे भी आप सफल रहेंगी। इसी शुभकामना के साथ में कि डॉक्टर राखी आगे आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो, बहुत अच्छे तरीके से आप करती रहें, बहुत सारे नए मकाम आप गढ़ती रहें, बहुत सारे नए चैलेंजेस आप लेती रहें और लोगों को मोटिवेट करती रहें और स्पेशली महिलाओं को सही दिशा में लेकर के जाती रहें अपनी फाउंडेशन के माध्यम से। तो आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कुछ अपने मन की भाव होते हैं जो आप सोचते रहते हैं, तो आज वो सामने उभर कर आए। मुझे पता नहीं क्या क्या बोल गई मैं स्पॉन्टेनियसली, बट मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका भी। थैंक यू। थैंक यू। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट और ये थी डॉक्टर राखी आनंद। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, बहुत सारी बातें आज हमने भी सीखी हैं उनसे कि जीवन में परोपकार की भावना क्या हो सकती है, एम्पैथी क्या होती है, चैलेंजेस क्या होते हैं। और जब आप किसी काम को ठान लें तो ऐसा नहीं है कि बहुत लाव लश्कर आपको चाहिए या सरकार का साथ चाहिए, मन की एक इच्छा होनी चाहिए, लेकिन वो काम जेन्युइन और ईमानदारी और सिंसियरिटी के साथ होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे। अब लेता हूँ इजाजत। नमस्कार।